जय हिंद। मैं धर्मेंद्र कुमार। तो लाइन बाय लाइन हिंदी एनसीईआरटी सीरीज अपन डिस्कस कर रहे थे। जो चैप्टर अपना चल रहा है वो है मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। 12th क्लास की एनसीईआरटी का 8वां चैप्टर है ये। ठीक है, तो इसमें परिचय अपन ने डिस्कस कर लिया है। मनुष्य में जो सामान्य रोग है वो अपन ने डिस्कस कर लिया है, जिसमें अपन ने वायरस से होने वाली, बैक्टीरिया से होने वाली, कवक से होने वाली, कृमि से होने वाली जो रोग हैं उनके बारे में अपन ने डिस्कशन किया है। और आज के सेशन में अपन उसी के आगे स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक, जिसका नाम है प्रतिरक्षा। इंग्लिश में से अपन कहते हैं इम्यूनिटी। शरीर जो है अपना, उसका बीमारी से लड़ने की जो पावर होती है उसे अपन कहते हैं प्रतिरक्षा। ये सिंपल सा समझाने के लिए मैंने बताया, साइंटिफिकली ये डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, केवल आपको ध्यान में रखना है इस प्रकार से। तो प्रतिरक्षा अपन स्टार्ट करते हैं, सेशन को पूरा देखिएगा, उसके बाद में एनसीईआरटी पढ़िएगा। 100% क्लियर हो जाएगी एनसीईआरटी। फिर भी कोई डाउट रहता है तो हमेशा के जैसे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नहीं तो आपको डाउट की पिक्चर भेजनी है, चाहे टेस्ट पेपर की, चाहे मॉड्यूल की, चाहे एनसीईआरटी की, तो इंस्टाग्राम पर आप लोग सर्च करेंगे मुझे इस नाम से, तो मैं आपको मिल जाऊंगा। ठीक है, MYDHARMEN पे। तो स्टार्ट अपन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी जिसे अपन कहते हैं। तो हमें हर रोज बड़ी संख्या में संक्रामक कारकों का सामना करना पड़ता है, परंतु इनमें से कुछ ही रोग के शिकार बनाते हैं। ऐसा क्यों? तो जो अपने को दिखते हैं वो तो है ही, लेकिन जो नहीं दिखते हैं वो भी रोग कारक, जिसे अपन पैथोजन कहते हैं, या संक्रामक कारक जिसे अपन कहते हैं, वो अपने संपर्क में आते हैं। चाहे रेस्पिरेटरी पैसेज में हो, चाहे ओरल कैविटी से होता हुआ डाइजेस्टिव सिस्टम में जा रहा हो, चाहे उंगलियों पे लगाओ, कहीं पर भी लगाओ, तो वो होते हैं। लेकिन फिर भी अपन बीमार क्यों नहीं पड़ते हैं सबसे, ऐसा क्यों? तो इसका कारण यह है कि हमारा शरीर अधिकांश बाह्य कारकों से अपनी रक्षा कर लेता है। परपोषी की रोगकारक जीवों से लड़ने की क्षमता जो उसे प्रतिरक्षी तंत्र के कारण मिलती है उसे अपन कहते हैं प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी। समझ में आ रहा है आपको? परपोषी की रोगकारक जीवों से, मतलब मैं मान लो मैं कोई परपोषी हूं, मेरे अंदर जो जीव आएगा तो उससे लड़ने की जो क्षमता होगी वो पहली बात तो कहां से मिलती है? प्रतिरक्षी तंत्र से मिलती है, इम्यून सिस्टम से मिलती है। और इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं? प्रतिरक्षा अपन कहते हैं, इम्यूनिटी से अपन कहते हैं। और ये दो प्रकार की होती है, एक तो सहज और दूसरा उपार्जित। इन्नेट और एक्वायर्ड जिसे अपन कहते हैं। एक तो क्या होती है? बाय बर्थ मिलती है, जन्म से ही अपन को मिलती है। ठीक है, और दूसरी होती है कि जन्म होने के बाद में अपन उसे एक्वायर कर रहे हैं, उपार्जित उसे अपन कर रहे हैं। जन्म से क्या मिल रहा है अपन को? जैसे सलाइवा मिल रहा है, लार मिल रही है, पीएच मिल रही है, उसकी स्किन मिल रही है अपनी। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में मिल रहा है, कुछ कुछ पाचन तंत्र में मिल रहा है, तो वो जन्म जाते हैं। और बाकी एक्वायर्ड में जो अपन बाद में एक्वायर करते हैं, तो देखते हैं इसे। पहला है सहज प्रतिरक्षा, जिसे इन्नेट इम्यूनिटी अपन अंग्रेजी में कहते हैं। इन्नेट इम्यूनिटी से अपन कहते हैं। तो ये एक प्रकार की ए विशिष्ट है, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है ये। ए विशिष्ट मतलब नॉन स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक नहीं है कि ये वायरस से बचाएगी, बैक्टीरिया से बचाएगी या किसी और से बचाएगी, ऐसा इसके अंदर बिल्कुल भी अपन क्लासिफाइड नहीं कर सकते। तो ये क्या है? नॉन स्पेसिफिक है, ए विशिष्ट। जबकि उपार्जित आएगी वो क्या होगी? वो विशिष्ट होगी। चाहे बैक्टीरिया के लिए होगी, चाहे वायरस के लिए या किसी भी पैथोजन के लिए होगी, वो विशिष्ट होगी। तो ए विशिष्ट रक्षा है जो जन्म के समय मौजूद होती है। यह प्रतिरक्षा हमारे शरीर में बाह्य कारकों के प्रवेश के सामने विभिन्न प्रकार से रोध खड़ा करने से हासिल होती है, और इसको 4 प्रकार में अपन विभक्त करते हैं। पहला आएगा शारीरिक रोध, जिसे अपन कहते हैं फिजिकल बैरियर। बैरियर का मतलब ही रोकने वाला होता है। देखिए आपने सुना होगा बैरिकेड लगा दिया वहां पर, वो प्रदर्शन हो रहा है, ये हो रहा था, उनको रोकने के लिए। तो हमारे शरीर पर जो त्वचा है वो मुख्य क्या है? रोध है, जो सूक्ष्म जीवों के प्रवेश को रोकता है। श्वसन, जठरा आंत्र जिसे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कहते हैं, और जनन मूत्र पथ को आस्तरित करने वाले एपिथेलियम का श्लेष्मा आलेप या म्यूकस कोटिंग भी शरीर में घुसने वाले रोगाणुओं को रोकने में सहायता करता है। जैसे स्किन है, स्किन तो यहाँ डायरेक्ट तो कोई आपका वायरस बैक्टीरिया से घुसेगा नहीं, वो रोकेगा। दूसरा ये कह रहा है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, मतलब ये जो आपका आहार नाल है, जैसे मान लो मुख से चला गया कोई, ये आहार नाल है, ग्रसनी, ग्रसिका और ये आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। तो इसमें क्या होता है? ये आपने आहार नाल की संरचना जब पढ़ी होगी तो आपने पढ़ा होगा कि 4 इसमें लेयर होती है। ठीक है, 4 इसके अंदर लेयर होती है। तो जो सबसे बाहर की ओर होगी, जो एपिथेलियम होगी, वो क्या करेगी?
इन पैथोजन को यहाँ पर रोकने में मदद करेगी। और सेम ऐसे रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप ले लो, जो ट्रेकिया वगैरह है वहां पर भी एपिथेलियम जो होती है वो क्या करेगी, वो जो उसका श्लेष्मा कोट है, जो म्यूकस कोट है, वो रोकने में मदद करेगा जो भी पैथोजन है उसको। फिर दूसरा अपने पास आता है कायिक, कायिकीय अवरोध या फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल में सिस्टम तो अपना सारा सब कुछ वही है, लेकिन वहां जो केमिकल्स है उनकी बात करेंगे। जैसे अपन ने बात की आहार नाल था, तो आहार नाल में क्या आमाशय, और आमाशय में अपन को पता है पीएच होती है, अम्लीय होती है, 1.8 होती है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, 16वें चैप्टर में मिलेगा 11th क्लास की। मुख में अपने पास लार्वा है, आंसू वगैरह निकलता है, ये सभी क्या है, रोगाणु वृद्धि को रोकते हैं, इनकी विशिष्ट रासायनिक प्रकृति की वजह से, तो ये कायिकी है। फिर आता है कोशिकीय रोग, सेल्यूलर बैरियर जिसे अपन कहते हैं, मतलब कोशिका यहाँ पर अपना काम करेगी। हमारे शरीर के रक्त में बहुरूप केंद्र श्वेताणु या उदासीन रंजी, PMNL जो लिखा है, इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूं। PMNL, पी का मतलब होता है पोली, एम का मतलब होता है मोर्फो, एन का मतलब होता है न्यूक्लियस या न्यूक्लियर जिसे आप कह दो, और एल का मतलब होता है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट आपने सुना होगा 11th क्लास की एनसीईआरटी के 18वें चैप्टर में, जो आरबीसी वगैरह अपन पढ़ते हैं, डब्ल्यूबीसी, 3 प्रकार के जो पढ़ते हैं, वहां पर ल्यूकोसाइट शब्द सुना है। तो पोली का मतलब होता है बहुत सारा, मोर्फो का मतलब उसकी आकार, जैसे एक और न्यूक्लियस का मतलब केंद्र है, वो ल्यूकोसाइट। तो ल्यूकोसाइट जो इसका केंद्र है इस प्रकार से, तो इसका आकार बदलता रहता है इस प्रकार से कुछ, ठीक है, किसी भी प्रकार का हो सकता है, उसे अपन कहते हैं बहुरूप केंद्रक। एक से अधिक रूप केंद्र होगा श्वेताणु, जो डब्ल्यूबीसी उसकी ल्यूकोसाइट जो है उसका, ठीक है, न्यूट्रोफिल जिसे अपन कह रहे हैं। जैसे कुछ प्रकार के श्वेताणु और एक केंद्रकाणु मोनोसाइट भी आपने सुना है, तथा प्राकृतिक मार्ग लिम्फोसाइट की प्रकार एवं उत्तकों में वृहद भक्षकाणु मैक्रोफेज रोगाणु का भक्षण करने और नष्ट करते हैं। तो ये सारे शब्द आपने 11th क्लास की एनसीईआरटी में सुने हैं, मोनोसाइट, ल्यूकोसाइट, लिम्फोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट, ए ग्रेन्युलोसाइट, वो सब कुछ आपको बता रखा है। मैक्रोफेज भी बता रखा है। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, क्या होता है, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, बड़ी, और जो फेज लिखा होता है उसका मतलब होता है फेगोसाइटिक, मतलब भक्षण करने वाला, बड़ी कोशिका जो भक्षण करती है, तो वो रोगाणु का भक्षण करता है और क्या करता है, नष्ट करता है। और सबसे लास्ट में आता है साइटोकाइन रोध। इसमें क्या होता है, विषाणु से संक्रमित जो कोशिकाएं होती है, जैसे मान लो ये 2 कोशिकाएं, ये विषाणु से संक्रमित हो चुकी है, तो ये खुद से एक केमिकल रिलीज करेगी जिसे अपन कहते हैं इंटरफेरॉन। और वो उसका नेचर अगर पूछा जाए प्रकृति, तो वो प्रोटीन नेचर का, ठीक है। तो ये प्रोटीन नेचर का जो क्या करेगा, ए संक्रमित, जैसे ए संक्रमित ये वाली है, तो इसको ये बचा लेगा आगे विषाणु संक्रमण से। क्लियर, तो 4 प्रकार यहां से क्लियर हो जाने चाहिए। अब उसके बाद में आता है उपार्जित, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो अपन ने अर्जित की है, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो अपन ने अर्जित की है जन्म के बाद में। तो दूसरी ओर उपार्जित प्रतिरक्षा रोगजनक विशिष्ट होती है, वहां अपन ने बात की थी वो विशिष्ट नहीं है, यहाँ रोगजनक विशिष्ट है। ये क्या है, स्पेसिफिक है। सबसे पहला जो स्टेटमेंट लिखा वो ही महत्वपूर्ण है दोनों के अंदर, ये स्पेसिफिक है। इसका अभिलक्षण स्मृति है, मतलब ये याददाश्त पे काम करती है। एक बार मेरे शरीर में बैक्टीरिया घुस गया तो मैंने मेडिसिन वगैरह ली, वो ठीक हो गया। दूसरी बार वापस से जब सेम बैक्टीरिया का जो जीव आएगा, घुसेगा, तो मैं फटाफट से रेस्पॉन्स करूंगा, क्योंकि हाँ मुझे याद है ये पहले भी आया था, ये इस प्रकार से मेरे शरीर में पोषण लेता है, जनन करता है, तो इसको ऐसे अपन रोक सकते, ठीक है। तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरे जो अंदर कोशिकाएं मिल रही है ना, उनको याद है। इसका अर्थ यह है कि हमारे शरीर का जब पहली बार किसी रोगजनक से सामने होता है, तो ये एक अनुक्रिया या रिस्पॉन्स देता है, जिसे निम्न तीव्रता की प्राथमिक अनुक्रिया कहता है। निम्न तीव्रता मतलब ये धीमे धीमे होगी, और प्राथमिक अनुक्रिया मतलब पहली बार ये हो रही है। कोई अनजान व्यक्ति आपसे मिलने के लिए आता है, पहली बार तो कम बातचीत होती, दूसरी बार आता तो हाँ फ्रेंडली होता, तीसरी बार आता तो हाँ और भाई, चौथी बार आता तो फिर गाली गलौज नहीं। बाद में उसी रोगजनक से सामना होने पर बहुत ही उच्च तीव्रता मतलब तेज हो जाती, द्वितीय या पूर्ववर्ती एनामिस्टिक अनुक्रिया अपन कहते हैं। इसका कारण ये तथ्य ये है कि हमारे शरीर को प्रथम मुठभेड़ की स्मृति है, मतलब पहली बार जो लड़ाई की थी ना, उसकी याद है अपन को कि कैसे हुआ था और कैसे नहीं हुआ था। प्राथमिक और द्वितीय प्रतिरक्षा अनुक्रिया हमारे शरीर के रक्त में मौजूद 2 प्रकार के लसीकाणु द्वारा होती है। ये एक तो है बी और दूसरी है टी, लिम्फोसाइट जिसे अपन कहते हैं अंग्रेजी में लिम्फोसाइट। साइट का मतलब होता है कोशिका, लिम्फ मतलब लसिका, ठीक है। लिम्फोसाइट लसिका अणु जिसे अपन कहते हैं, ये भी आपने सुना है, डब्ल्यूबीसी के अंदर सुना होगा, बी और टी लिम्फोसाइट।
रोग जनकों की अनुक्रिया में बी लसीकाणु हमारे शरीर में प्रोटीनों की सेना उत्पन्न करता है ताकि वे रोग जनों से लड़ सके, और ऐसे प्रोटीन प्रतिरक्षी या एंटीबायोटिक कहलाते हैं। एंटीबायोटिक आपको याद होगा जब अपन ने पेनिसिलिन पढ़ी थी, पेनिसिलिन नोटेटम अपन पढ़ते हैं ना, 90 या 10वें चैप्टर में आता, 12th क्लास की एनसीईआरटी में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में काम में आया था, जो अमेरिकन सोल्जर थे उस टाइम में 1940 के आसपास। तो एंटी का मतलब होता है विपरीत, बायो का मतलब जीव, लेकिन यहाँ जो जीव है अपने शरीर में जो घुस रहे उनके विपरीत की बात कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, नेचर में ये भी प्रोटीन नेचर के ही होते हैं। पूछ लेगा, कभी भी कंफ्यूज कर लेगा, प्रतिरक्षी का जो है नेचर आप बताइए या देखिए, तो वो होता है प्रोटीन का। टी कोशिकाएं जो है खुद तो कोई प्रतिरक्षी नहीं बनाएगी, लेकिन वो क्या करेगी, जो बी कोशिका है उसकी मदद करेगी भाई साहब। उसकी क्या करेगी, प्रोटीन उत्पन्न करने में बी कोशिकाओं की सहायता करेगी। अब प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु में 4 पेप्टाइड है, प्रोटीन है, तो प्रोटीन बनाता है अमीनो अम्लों से, और अमीनो अम्लों के बीच में जो बंध होता है उसे अपन कहते हैं पेप्टाइड बंध, और जो श्रृंखला होगी उसे अपन कहते हैं पेप्टाइड श्रृंखला। 11th क्लास की एनसीईआरटी का जो नवा चैप्टर है जीव अणु, उसमें बता। तो यहाँ दो छोटी, दो लघु श्रृंखलाएं होती है और दो बड़ी होती है, जिसे अपन दीर्घ श्रृंखला कहते हैं। इसीलिए इसे H2L2 कहते हैं, H2L2। H का मतलब हैवी और L का मतलब लाइट, दो हैवी और दो ही क्या है, लाइट है। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के प्रतिरक्षी उत्पन्न किए जा सकते हैं, जिसके कुछ उदाहरण है IgA, ME और G। इसको याद रखने की ट्रिक आपको ध्यान में रखना, MEGA, मेगा, मेगा, MEGA, मेगा से आप इसे याद रख सकते हैं। और इस चित्र को अपन पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये दीर्घ श्रृंखला है जो बड़ी है, और ये लघु श्रृंखला जो छोटी है। SS जो लिखा है यहाँ पर, ये एक तरह से सल्फाइड या सल्फर वाला डाइसल्फाइड बॉन्ड, वो अपन कह सकते हैं। बाकी ये C लिखा है, ये C लिखा है, और ये N लिखा है, ठीक है। क्योंकि प्रोटीन जो है वो अमीनो अम्लों से बना होता है, और अमीनो अम्लों में क्या होता है, एक तो अमीनो और दूसरा क्या होता है, यहाँ R ग्रुप होगा, यहाँ H होगा, और यहाँ एक तरह एसिड होगा। तो अमीनो अम्ल इसीलिए अपन कह रहे थे। ये N सिरा है यहाँ पर, और ये C सिरा है नीचे की ओर। ये छोटी सी बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। और बाकी ये जो है प्रतिजन बंधक साइड है, क्योंकि ये प्रतिरक्षी है, तो प्रतिजन जो कहां से आएगा, रोग जनक से आएगा, रोग करने वाले से आएगा। तो यहाँ जुड़ जाएगा, जोड़ लेगा इसे, और उसे क्या कर देगा, खत्म ये कर देगा। जो प्रतिरक्षी है उसे बढ़ने से रोकेगा और बीमार होने से अपन को रोकेगा, ठीक है। इतनी सी बात है इसमें। तो एक प्रतिजन का कार्टून ऊपर दिया गया, मतलब पीछे देख लिया। ये प्रतिरक्षी रक्त में पाए जाते हैं, इसीलिए इसे तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया या ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स अपन कहते हैं। ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स अपन कहते हैं। तरल में मिल रहा है, रक्त में मिल रहा है, रक्त क्या तरल ही है। ये दो प्रकार की प्रतिरक्षी माध्यित उपार्जित प्रतिरक्षा अनुक्रियाओं में से एक है, ठीक है। एक तो होता है सेल मीडिएटेड कोशिका माध्यम, जिसे अपन कहते हैं, जिसमें कोशिका डायरेक्ट इन्वॉल्व होती है, और दूसरा होता है ह्यूमरल मीडिएटेड, जिसमें तरल है एक तरह से, ठीक है। तो ये दो में से एक है तरल प्रतिरक्षा, दूसरी आपके पास कौन सी है, जो उपार्जित है कोशिका माध्यित आएगी यहाँ पर, ठीक है। दूसरे प्रकार की अनुक्रिया कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा या कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा है, जिसे अपन कहते हैं CME, सेल मीडिएटेड, CMI सॉरी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। CMI इसे अपन कह रहे हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, कोशिका माध्यित प्रतिरक्षी, और ये एक हो जाएगा HMI, ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी, तरल माध्यित प्रतिरक्षा। तो टी लसीकाणु CMI का माध्यम में जब हृदय, नेत्र, वृक्क, यकृत जैसे अंग संतोषजनक रूप से काम करना बंद कर देते हैं, तो एकमात्र उपचार क्या है, प्रतिरोपण है, जिससे रोगी सामान्य जीवन जी सके, ठीक है। जब इनकी बात करें, कुछ स्पेसिफिक अंगों की बात कर रहे हैं, ये अगर काम नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं है कि मेडिसिन जैसे ठीक हो जाएंगे या बीमारी से लड़ पाएंगे, नहीं। इनको तो चेंज करना ही पड़ेगा, जो स्वस्थ है वहां से लेना ही आपको पड़ेगा। इसीलिए क्या हुआ, किसी दाता की तलाश शुरू होती है कि कौन दे सकता है, कौन हिम्मत वाला आदमी है जो अपनी किडनी दे सकता है आईफोन खरीदने के लिए, नहीं। तो वहां पर क्या होता है, ऐसा क्यों है कि प्रतिरोपण के लिए हर किसी दाता के अंग नहीं लिया जा सकता है, कि मुझ में कोई दिक्कत है तो आप मुझे नहीं दे सकते, या दे सकते हैं तो मुझे पहले सर्च करना पड़ेगा आप में और मुझ में समानता है या नहीं। हर किसी से अपन नहीं ले सकते, और उसका कारण यही है इम्यूनिटी। क्या है, इम्यूनिटी। अपन ने बात की कि ये कोई जीव है, इसमें बाहर से कोई दूसरा जीव आता है तो वो रोग करता है, रोग करेगा, तो इसकी विपरीत यहाँ पर प्रतिरक्षी बनना शुरू होगा, एंटीबॉडी बनना शुरू होगा। ये छोटा सा जीव था, उसके विपरीत एंटीबॉडी बन रहा है। तो अगर मैं किडनी जैसा अंग या नेत्र जैसा अंग अपने शरीर में बाहर से लेके आऊंगा, तो ये तो बड़ा है, तो अपना शरीर क्या इसे एक्सेप्ट करेगा, क्या नहीं करेगा, ठीक है। वो सोचेगा कि हाँ सेम है, तब तो मेरा, नहीं तो नहीं, इसके विपरीत काम करना शुरू कर दे।
तो इसीलिए डॉक्टर जो है जांच करता है किसी भी स्रोत जैसे पशु, अन्य प्राइमेट या किसी भी मानव का निरोप या ग्राफ्ट नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि वे देर सवेर नकार दिए जाएंगे, अपना शरीर उसे रिजेक्ट कर देगा भाई साहब। कोई भी निरोप या प्रतिरोप लेने से पहले उत्तक मिलान करना जरूरी है, रक्त मिलान अति आवश्यक है। इसके बाद भी रोगी को अपने शेष जीवन भर प्रतिरक्षा निरोधक या इम्यूनो सप्रेसेंट लेने पड़ते हैं, जो इम्यूनिटी को रोक कर रखता है। नहीं भाई, उस पर अटैक मत करना, वो किडनी बाहर से लिए लेकिन अपने शरीर के लिए ही है, तो वह प्रतिरक्षा निरोधक। शरीर स्वयं और पर में भेद करने में सक्षम है और कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा अनुक्रिया निरोग को अस्वीकृत करने के लिए उत्तरदायी है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि कौन सी प्रतिरक्षा है जो बाहरी निरोग को रिजेक्ट कर सकता है, या तरल माध्यित है, कोशिका माध्यित है, दोनों है, या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो कोशिका माध्यित जो है वो रिजेक्ट करने में कैपेबल है, समर्थ है। उसके बाद में आता सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। सक्रिय का मतलब अपने फटाफट से काम हो जाता है, ठीक है, क्लियर है। अभी देखते हैं, वैसे समझ में आ जाएगा, पहले बताऊंगा तो कंफ्यूज आप हो जाओगे। जब परपोषी प्रतिजन का सामना करता है, मतलब मेरे जीव में क्या, मेरे अंदर क्या हो चुका, दूसरा जीव घुस चुका है, ये परपोषी क्या हो गया, ये परपोषी है, और यहाँ पर कोई दूसरा जीव आया है, वहां पर है प्रतिजन, उसकी सरफेस क्या है, प्रतिजन है, और प्रतिरक्षी मेरे शरीर में बनते हैं, वो होते हैं, ठीक है, प्रतिजन जो उसके शरीर पे, और प्रतिरक्षी जो अपने शरीर में बनते हैं। तो उसके शरीर में प्रतिरक्षी बनेगा, ये प्रतिजन आया तो यहाँ क्या करेगा, प्रतिरक्षी बनेगा, जो प्रोटीन नेचर के हैं। प्रतिजन जीवित हो सकता है, मृत रोगाणु या अन्य प्रोटीन के रूप में हो सकता है। मतलब प्रतिजन का नेचर भी पूछा जाए तो वो भी कैसा होता है, प्रोटीन ही होता है। प्रतिरक्षी तो अपन ने पहले ही डिस्कस कर लिया, वो प्रोटीन है। इस प्रकार की प्रतिरक्षा सक्रिय प्रतिरक्षा कहलाता है, एक्टिव इम्यूनिटी कहलाता है। सक्रिय प्रतिरक्षा क्या होती है, धीमी होती है और इसकी पूरी प्रभावशाली अनुक्रिया प्रदर्शित करने में समय लेती है। आपको करना क्या है, नोटबुक में या एनसीईआरटी की साइड में एक तरफ सक्रिय लिख लीजिएगा, एक तरफ निष्क्रिय लिख लीजिए, इनके जो 4-5 डिफरेंस आएंगे वो आप लिख लीजिएगा। पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आसानी से रिवाइज हो जाएगा। प्रतिरक्षीकरण या इम्यूनाइजेशन के दौरान जानबूझकर रोगाणुओं का टीका देना अथवा प्राकृतिक संक्रमण के दौरान संक्रामक जीवों का शरीर में पहुंचना सक्रिय प्रतिरक्षा को प्रेरित करता है। आपने सुना होगा बच्चे को 1 साल में, 2 साल में, 2.5 साल में वैक्सीनेशन करवाना जरूरी है, इम्यूनाइजेशन करवाना जरूरी है। तो वहां पर क्या कर रहे हैं, अपन जानबूझ करके रोगाणुओं को डाल रहे हैं, लेकिन वो जो रोगाणु या तो वो कमजोर है या डेड है, क्या है, कमजोर है या डेड है। तो जब कमजोर वो होंगे तो अपना शरीर में जाएंगे तो वो क्या करेंगे, कमजोर होंगे तो नुकसान तो करेंगे नहीं, लेकिन अपना शरीर उन्हें डिटेक्ट कर लेगा, तो वहां प्रतिरक्षी बनाना शुरू कर देगा, ठीक है। यही ये कहना चाह रहा है। जब शरीर की रक्षा के लिए बने बनाए प्रतिरक्षी सीधे ही तौर पर दिए जाते हैं, उसे अपन कहते हैं निष्क्रिय पैसिव इम्यूनिटी। सांप ने काट लिया उस समय ये थोड़ी सोचेंगे कि अपनी बॉडी रेस्पॉन्स करेगी तो यार तब बच जाएंगे, नहीं, वहां तो पहले से बने हुए जो प्रतिरक्षी सॉरी हाँ जो अपने एंटीबॉडीज है वो आपको देनी ही पड़ेगी। क्या आप जानते हैं कि हाल ही में जन्मे शिशु के लिए माँ का दूध क्यों आवश्यक है, क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन युक्त प्रतिरक्षी होते हैं। दुग्ध स्राव के प्रारंभिक दिनों के दौरान मां द्वारा स्रावित पीले से तरल पीयूष या कोलेस्ट्रोम में प्रतिरक्षियों आईजीए की प्रचुरता होती है, जो शिशु को रक्षा करता है, ठीक है, पूछ लेगा। तरल में कोलेस्ट्रोम में कौन सा होता है, तो आईजीए होता है, मेगा का सबसे लास्ट होता है। से गर्भता के दौरान भ्रूण को भी अपरा द्वारा मां से कुछ प्रतिरक्षी मिलते हैं, ये निष्क्रिय प्रतिरक्षी के कुछ उदाहरण हैं, क्योंकि उसके मां से मिल रहा है, जो बच्चे को कहां से मिल रहा है, मां से ही मिल रहा है। अब बात करते हैं टीकाकरण और प्रतिरक्षीकरण। वैक्सीनेशन की जो बात की और इम्यूनाइजेशन की अपन ने बात की, ठीक है, दोनों शब्दों में थोड़ा सा फर्क है, बहुत सारे लोग इसे एक ही समझ लेते हैं। तो प्रतिरक्षीकरण या टीकाकरण का सिद्धांत प्रतिरक्षा तंत्र की स्मृति के गुण पर आधारित है, मेमोरी की जो प्रॉपर्टी उस पर आधारित है, याद रख पा रहा है या नहीं रख पा रहा है। तो टीकाकरण में क्या करेंगे, रोगजनक या जो निष्क्रियकृत या दुर्बलीकृत, मैंने आपको बताया था, या तो बिल्कुल ही डेड है या वीक हुए, उस रोगजनक की प्रतिजन्य प्रोटीनों को निर्मित शरीर में प्रवेश कराएंगे टीके में। तो यहाँ क्या होगा, जो पहले प्रोसेस मैंने बताई सेम वही है। इन प्रतिजनों के विरुद्ध शरीर में उत्पन्न प्रतिरक्षियां वास्तविक संक्रमण के दौरान रोग जनिक कारकों को निष्प्रभावी बना देता है, क्योंकि यहाँ पर प्रतिरक्षी बन चुकी है। अब वो प्रतिरक्षी क्या करेगी, जब एक्चुअल में इंफेक्शन होगा ना, तो उसको इन्फेक्शन को मनुष्य को पता ही नहीं चलेगा इन्फेक्शन हो रहा है, उसे वो रोक देगा, ठीक है, इस पे काम करता है, इसीलिए लगाना जरूरी है टीका। टीका स्मृति बी और टी कोशिकाएं भी बनाती है, मतलब मेमोरी सेल जो होती है बी और टी सेल वो भी बनाते हैं, जो परिवर्ती प्रभावन या सब्सिक्वेंट एक्सपोजर होने पर रोगजनों को जल्दी से पहचान लेती है और प्रतिरक्षियों के भारी उत्पादन से हमलावर को हरा देती है। सेम वही है, एक ही बात को बार बार बोल रही है,
अगर व्यक्ति किन्हीं ऐसे घातक रोगाणुओं से संक्रमण करता है या होता है जिसके लिए फौरन प्रतिरक्षों की आवश्यकता, जैसे टिटनेस में, तो प्रभावकारी निष्पादित प्रतिरक्षों या प्रति आविष एंटीटॉक्सिन एक ऐसे निर्मित जिसमें आविष के लिए प्रतिरक्षा होती है, मतलब जो जहर है, टॉक्सिक सब्सटेंस अगर है तो उसके विपरीत वो क्या करेंगे, प्रतिरक्षी बनाएंगे, टीके के रूप में दिया जाता है। जैसे सांप के काटे जाने के मामले में भी रोगी को जो सुई लगाते हैं वो क्या है, सर्प जीविष या वेनम के विरुद्ध निष्पादित प्रतिरक्षी, और इसे ये जो आती है वो निष्क्रिय प्रतिरक्षण के अंदर आता है। एक सक्रिय था और दूसरा क्या, निष्क्रिय, क्योंकि ये फास्ट थे, सक्रिय में क्या था, स्लो था। पुनर्योगज डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रौद्योगिकी से जीवाणु या खमीर यीस्ट में रोगजनक की प्रतिजनी पॉलीपेप्टाइड का उत्पादन होने लगा है। बायोटेक्नोलॉजी में से अपन ने पढ़ लिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वापस से पढ़ लेंगे आगे आप। इस विधि से टीकों का बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा है और इसीलिए प्रतिरक्षीकरण हेतु उन टीकों की उपलब्धता खूब बढ़ी है, जैसे खमीर में बनने वाला यकृत बी टीका, हेपेटाइटिस बी जिसका जो टीका है वो है हेपेटाइटिस बी, मतलब यकृत में शोथ, आइटिस जहां पर भी आता है आइटिस, उसका मतलब होता है सूजन, और सूजन का पर्यायवाची शब्द होता है शोथ, ठीक है, शोथ, सूजन आती है लीवर में। हेपेटाइटिस बी जिसे अपन कहते हैं एक प्रकार का, उसमें भी यीस्ट से बनने वाला टीका अपन लगाते हैं। क्लियर है। अब उसके बाद में आता है एलर्जी। ये तो आपने सुना ही होगा, किसी को धूप से एलर्जी है, किसी को छांव से एलर्जी है, किसी को डस्ट से है और किसी को कलर से, अलग अलग एलर्जी होती है। ठीक है, एलर्जी का मतलब क्या है, एलर्जी कोई बीमारी है क्या सर? एलर्जी अपने शरीर में क्या होता है कि जैसे, अरे यार ये बार बार इसका सिस्टम ही समझ में नहीं आ रहा है। ये इस प्रकार से अपनी बॉडी है, यहां से बाहर तक कोई प्रतिजन घुसेगा तो अपना जो शरीर है वो प्रतिरक्षी बनाएगा, लेकिन अगर एक लिमिट में बना रहा था तो ठीक है, लेकिन वो ओवर रिस्पॉन्स कर रहा है, अपने आप को बड़ा 30 मार का समझ रहे, बोले मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं तो इसको हरा के, वो एक आदमी और यहां से ये 100 भेज रहा है, तो 100 जब भेजेगा तो उसका जो रिजल्ट मिल रहा है, उसके जो लक्षण मिल रहे हैं, उसे अपन कहते हैं एलर्जी। ठीक है, तो आपके साथ कितनी बार ऐसा हुआ हो कि नई जगह पे गए और बिना किसी स्पष्ट कारण से छींकना और गड़गड़ाहट के साथ सांस लेना शुरू हो जाता है? नहीं हुआ तो अच्छी बात है। जब आप उस जगह से लौट आते हैं तो वापस क्या होता है, नॉर्मल हो जाता है, लक्षण गायब हो जाते हैं। तो हम में से कुछ पर्यावरण में मौजूद कुछ कणों के प्रति संवेदनशील हैं, जैसे परागकण हुआ, चिचड़ी या माइट हुआ, उसके लिए एलर्जी हो सकती है, जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग होती है। तो पर्यावरण में मौजूद कुछ प्रतिजनों के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की अति रंजित अनुक्रिया एलर्जी कहलाती है, ओवर रेस्पॉन्स जिसे अपन कह रहे हैं। ठीक है, छोटी सी बात हुई लेकिन फिर भी बोला मैं ही हूं, ये है वो है, मार दूंगा, ये कर दूंगा, छोटी सी बात है भाई साहब। तो ओवर रेस्पॉन्स जो हो रहा है वो है एलर्जी। ऐसे पदार्थ जिनमें जिनके प्रति ऐसी प्रतिरक्षित अनुक्रिया होती है उसे एलर्जन कहते हैं, एलर्जी करने वाले को एलर्जी एलर्जन कहते हैं। और इसमें बनने वाली जो प्रतिरक्षा है वो आईजीई, आईजीए कहां से आ रही थी, कोलेस्ट्रॉम से आ रही थी भाई साहब, मां के दूध से आ रही थी। आईजीए आईजीई कहां से आ रही है, एलर्जी से आ रही है, ध्यान में रखना है। एलर्जन के सामान्य उदाहरण हैं धूल में चिचड़ी, पराग प्राणी, लघु शलकर, डेंडर आदि। एलर्जी अनुक्रियाओं के लक्षणों में छींकना, पनीली आंखें, बहती नाक, सांस लेने में कठिनाई, ये सब है। ठीक है, एलर्जी जो है वो क्या है, मास्ट कोशिकाएं, मास्ट भी आपने सुनी होगी, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से प्रश्न पूछने के पूरे पूरे चांसेस हैं। एलर्जी जो है मास्ट कोशिकाओं से हिस्टामिन और सेरोटोनिन जैसे रसायनों के निकलने के कारण होती है। इसके कारण हिस्टामिन और सेरोटोनिन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन नहीं सुना आपने बायो में तो फिर क्या सुना, बहुत महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, ये कुछ ऐसे केमिकल है जो मास्ट सेल से आते हैं। एलर्जी का कारण जानने के लिए रोगी को संभावित एलर्जनों की बहुत ही थोड़ी सी मात्रा टीके द्वारा दी जाती है और प्रतिक्रिया का अध्ययन करते हैं। अब एलर्जी किससे, उसको भी तो आपको पता लगाना पड़ेगा, और उसको पता लगाने के लिए अपन क्या करेंगे, ये एलर्जी था, ये एलर्जी करने वाला था। अब अपन को पता नहीं कि एलर्जी किसकी वजह से हो रही है, पहली बार ही हुई है तो ठीक है, पता नहीं चलेगा, तो अपन क्या करेंगे, जैसे बाहर गए तो हो सकता है फूल के पास में गए तो जो पराग करने वाला पराग जो है एलर्जी करता है, तो उसका अपन थोड़ा सा जो अमाउंट है वो इस शरीर में डालेंगे, और उसके बाद में जो अनुक्रिया हो रही है वो नोट करेंगे कि ये पराग से हो रही है, उसी के जैसे अभिलक्षण है या नहीं। तो अलग अलग प्रकार के, तो उसमें अपन क्या करेंगे, हिस्टामिन के विपरीत काम करने वाला एंटी हिस्टामिन या प्रति हिस्टामिन उसे अपन कहते हैं वो काम में लेंगे। एड्रेनलिन, स्टीरोइड, एड्रेनलिन वगैरह आपने सुना होगा एंडोक्राइन सिस्टम में, उनका प्रयोग करेंगे एलर्जी के लक्षण घटाने में। लेकिन आधुनिक जीवन शैली के फलस्वरूप लोगों से प्रतिरक्षा घटी है और एलर्जनों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ी है। खान पानी ऐसा हो गया,
धूप में निकलना चाहता नहीं है, कपड़ा पहन कर निकलेगा, ये वो सब। भारतवर्ष के महानगरों के अधिकाधिक बच्चे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता के कारण एलर्जी और दमा से पीड़ित हैं। इसका कारण बच्चों के प्रारंभिक जीवन काल में उन्हें बहुत रक्षित पर्यावरण में रखना हो सकता है। पहले के टाइम में तो धूल में खेलते थे, मिट्टी में खेलते थे, कंचे, ठीक है, लट्टू चलाते थे, लेकिन अभी तो कुछ है ही नहीं। वीडियो गेम खेल लो, पबजी खेल लो मोबाइल में, कंप्यूटर पर बैठ जाओ, बाकी तो कुछ करना है नहीं अपन। ठीक है, तो ये है बच्चों को प्रारंभिक जीवन काल में रक्षित पर्यावरण में अपन सुरक्षित रखेंगे तो पर्यावरण का एक्सपोजर उनको कैसे मिलेगा, है ना। अब उसके बाद में आता है स्व प्रतिरक्षा, ऑटो इम्यूनिटी। स्व प्रतिरक्षा में क्या होता है कि अपने शरीर की जो कोशिकाएं होती है वो वापस अपने ऊपर ही अटैक कर देती है। ये कोई कोशिकाएं हैं बहुत सारी, तो ये कोशिका इसके ऊपर अटैक कर देगी, ये इस पर कर देगी, ये इस पे कर देगी, ये इस पे कर देगी, तो खुद का नुकसान खुद ही करना होता है, ऑटो इम्यूनिटी। ठीक है, उसमें नुकसान ही है अपना। इसका एक एग्जाम्पल भी आपने ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ा है, क्या, ऑर्थराइटिस, रेमेटोइड ऑर्थराइटिस जिसे अपन कहते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेट करके पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो उच्चतर कशेरुकियों में विकसित स्मृति आधारित उपार्जित प्रतिरक्षा अपनी कोशिकाओं और विजातीय जीवाणुओं के बीच भेद करने में की क्षमता पर आधारित है। अब भेद कर सकने की क्षमता का आधार क्या है, ये हमें अभी भी नहीं पता चला है। फिर भी इस बारे में दो उप सिद्धांतों को समझना होगा। पहला यह है कि उच्चतर कशेरुकी विजातीय अणुओं और विजातीय जीवों को भी पहचान सकते हैं, बाहर वालों को पहचान सकते हैं। तो इतने से पैराग्राफ को तो इन्होंने रिपीट ही किया है पहले के जो सेशंस थे उसमें से, पैराग्राफ में से। प्रयोगात्मक प्रतिरक्षा विज्ञान इस संबंध में जानकारी देता है। दूसरा क्या है, कभी कभी आनुवांशिक और अज्ञात कारणों से शरीर अपनी ही कोशिकाओं पर हमला कर देता है। ठीक है, इससे क्या होता है, शरीर को हानि होती है और इसे ही अपन कहते हैं स्व प्रतिरक्षा रोग। बता दिया पहले ही, एग्जाम्पल सिंपल सा है, रेमेटोइड ऑर्थराइटिस जो एक स्व प्रतिरक्षा रोग है। ऑर्थराइटिस का मतलब क्या होता है, ऑर्थ्रो का मतलब होता है ज्वाइंट, आइटिस का मतलब होता है सूजन, ज्वाइंट में सूजन आ जाता है, वो है ऑर्थराइटिस। ठीक है, उसके बाद में शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र। तो मानव प्रतिरक्षा तंत्र में लसिकाभ अंग, लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं, उत्तक होता है, कोशिका होती है और घुलनशील अणु जैसा कि प्रतिरक्षी शामिल है। तो प्रतिरक्षी के बारे में पहले प्रॉपर्टी इन्होंने नहीं बताई, एक वो यहां पर बता रखी है, वो कैसी है, घुलनशील है। डायरेक्टली नहीं बताई, ठीक है, लेकिन यहां डायरेक्टली बता रहा है, वहां इनडायरेक्टली आप सोचोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं कि प्रतिरक्षा तंत्र इस मायने में बेजोड़ है कि बी जातीय प्रतिजनों को पहचानता है। तो ये बार बार एक ही एक लाइन को रिपीट कर रहा है, इनके प्रति अनुक्रिया करता है और इन्हें याद रखता है। प्रतिरक्षा तंत्र एलर्जी प्रतिक्रिया, स्व प्रतिरक्षा रोग और अंग प्रतिरोपण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पढ़ लिया पहले, ठीक है। अब लसिकाव अंग की अगर अपन बात करें, लिम्फोइड ऑर्गन की, ये वही अंग है जिसमें लसिकाणु की उत्पत्ति या परिपक्वन, मैचुरेशन और प्रचुरोद्भवन, प्रोलिफेरिकेशन होता है। ठीक है, लसिकाणु लिम्फोसाइट को अपन कहते हैं बी और टी लिम्फोसाइट, जो दो होती है। ये आपके पास क्या है, बी और टी लिम्फोसाइट जो है वो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं। ल्यूकोसाइट का एक प्रकार है। 11th क्लास की एनसीईआरटी का 18वें चैप्टर में जाओ, याद नहीं है तो ये जो है ना, बी और टी लिम्फोसाइट जो है, इनका जो उत्पत्ति होता है, उत्पत्ति होगी तो बड़ा होगा, मैच्योर होगा, परिपक्व होगा, और परिपक्व होने के बाद में प्रोलिफरेशन, बोले अब मैं अपना काम कर सकता हूँ, फिर से वृद्धि करेगा। तो ये कहां पर होता है, लसिकाभ अंगों में ही ऐसा होता है। जैसे लसिकाभ अंगों को भी अपन ने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है, प्राथमिक और द्वितीय में, है ना। इसमें क्या है, प्राथमिक और द्वितीय में इसे अपन ने क्या किया है, क्लासिफाइड इसे अपन ने किया है। जैसे अस्थि मज्जा, बोन मैरो जिसे अपन कहते हैं, और थाइमस। अस्थि मज्जा में क्या होता है, आरबीसी का प्रोडक्शन होता है। थाइमस बहुत महत्वपूर्ण अंग है इम्यूनिटी में, ग्रंथि है वैसे तो, ठीक है, ग्रंथि है तो अंग ही, अंग तंत्र में इसे अपन पढ़ते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम में आपको बता रखा है 11th क्लास की एनसीईआरटी के 22वें चैप्टर। तो अस्थि मज्जा और जो है लसिका, थाइमस जो वो क्या, प्राथमिक लसिका अंग है, जहां पर ए परिपक्व लसिकाणु दिख रहा है क्या, ए परिपक्व जो लसिकाणु है जिनका परिपक्व नहीं हुआ, प्रतिजन संवेदनशील लसिकाणु में विभेदित होती है। ठीक है, जैसे थाइमस है, यहाँ पर जो ए परिपक्व लसिकाणु जो होंगे वो क्या करेंगे, जो भी एंटीजन आ रहा है, प्रतिजन आ रहा है, उसके प्रति संवेदनशील लसिकाणु में विभेदित होगी। मुझे इसके लिए तैयार होना है, कोई कहेगा मुझे इसके लिए तैयार होना है, मतलब अलग अलग है यहाँ पर।
परिपक्वन के बाद लसिकाणु स्प्लीन में या प्लीहा जिसे अपन कहते हैं, लसिका ग्रंथि में, टॉन्सिल में, शुद्रांत्र के पेयर पैचेज, आपको पता होगा शुद्रांत्र आहार नाल का एक पार्ट है, वहां पेयर्स पैचेज मिलते हैं, और परिशिशिका जिसे अपन कहते हैं अपेंडिक्स, वैसे काम की नहीं है ऐसा कहते हैं, लेकिन यहां पर काम की, ठीक है। तो ये सारे क्या है, द्वितीयक अंग है। प्राथमिक में केवल दो ही है एनसीईआरटी के हिसाब से, अस्थि मज्जा और थाइमस, बाकी सब इसमें चले जाएंगे, द्वितीयक अंग में चले जाएंगे, अगर याद नहीं होता है तो। द्वितीयक लसिकाभ अंग ऐसे स्थान है जहां लसिकाणुओं की प्रतिजन के साथ पारस्परिक क्रिया होती है और बाद में प्रचुर संख्या में उत्पन्न होकर प्रभावी कोशिकाएं बन जाती है। कुछ आपको एग्जाम्पल बता रखे, चित्र तो नहीं पूछेगा, बाकी छोटी मोटी किताबों में ये क्वेश्चन बना दिया कि ये ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है, ठीक है, बाकी पूछने की जरूरत नहीं है, नहीं पूछेगा वो। उसके बाद में अस्थि मज्जा मुख्य लसिकाभ अंग है। अस्थि मज्जा जो बोन मैरो मुख्य लसिकाभ अंग है जहां लसिकाणु समेत सभी रुधिर कोशिकाएं उत्पन्न होती है। सभी रुधिर कोशिकाएं बहुत महत्वपूर्ण है। अभी तक तो अपन ने क्या पढ़ा था कि आरबीसी जो है उसी का प्रोडक्शन होता है बोन मैरो में, लेकिन सभी रुधिर कोशिकाओं का प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, अस्थि मज्जा से ही हो रहा है। थाइमस जो है, थाइमस के बारे में अपन ने बहुत डिटेल से पढ़ा है 22वें चैप्टर में 11th क्लास की एनसीईआरटी के। एक सेपाली मतलब लोबुलर अंग है जो हृदय के पास उरोस्थी मतलब स्टर्नम, यहाँ एक प्लेट बोन होती है अपने जिससे रिब्स जुड़ती है, उसके नीचे होती है हृदय के पास। जन्म के समय थाइमस काफी बड़ा होता है क्योंकि उसको बच्चों को बचाना है रोगों से, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है बच्चा वैसे वैसे थाइमस का आकार छोटा जाता है क्योंकि बाकी सारे जो अंगक है ना वो वहां पर डेवलप हो जाते हैं। बोन नहीं होगी तब तक, अस्थि नहीं होगी तब तक अस्थि मज्जा की बात नहीं कर पाएंगे अपन। जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे अस्थि भी बड़ी होगी, वहां अस्थि मज्जा का विकास होगा एक तरह से। तो ये महत्वपूर्ण पूछा गया और वापस पूछा जा सकता है कि थाइमस जन्म के समय बड़ा होता है लेकिन उम्र के साथ जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे इसका साइज घटता रहता है, ठीक है, बहुत छोटे आकार के हो जाते हैं यौन अवस्था। अस्थि मज्जा और थाइमस दोनों ही टी लसिकाणु के परिवर्धन और परिपक्वन के लिए सूक्ष्म पर्यावरण मुहैया कराते हैं। प्लीहा जो है सेम के आकार का बड़ा अंग है। स्प्लीन की बात कर रहे हैं, स्प्लीन क्या है, सेम के आकार का, सेम अलग होती एप्पल अलग होती, ये बीन है सेम जो है उसके आकार का है। इसमें मुख्य रूप से लसिकाणु और भक्षकाणु होते हैं। ये रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फांस कर रुधिर निस्संदन या फिल्ट्रेशन के काम करता है। आरबीसी 120 दिन के बाद में यहीं पर आके खत्म होती है। उसके अलावा भी ये फिल्ट्रेशन का काम करता है, जैसे लसिका ये अपने पास प्लीहा है, ये इसमें क्या छोटे बड़े छोटे छोटे इस प्रकार से छिद्र है, तो ये क्या करेगा, फिल्ट्रेशन का काम करेगा। यहाँ पर आरबीसी आएगी या कोई दूसरा जो भी आपके पास छोटा मोटा जो भी अपने पास सूक्ष्म जीव आएगा उसको फंसा लेगा। जैसे यहाँ से ये घुसेगा तो बाहर तो नहीं जा पाएगा क्योंकि ये क्या छोटा छिद्र है, ये जो है अपना सूक्ष्म जीव जो बड़ा है इससे, तो यहाँ फंसा लेगा, इसको रोक लेगा और खत्म कर देगा, ठीक है। तो दो अपन ने पढ़ लिया है, तीन अंग पढ़ लिए, एक तो अस्थि मज्जा आ गया, थाइमस अपने पास आ चुका है और प्लीहा अपने पढ़ लिया है। उसके बाद में आता है लसिका ग्रंथि। ये छोटी होती है, ठोस संरचना होती है जो लसिका तंत्र पर भिन्न भिन्न स्थल पर होती है। जैसे यहाँ बता रखा है लसिका ग्रंथि छोटी सी बता रखी, डॉट बता रखी, ये अलग अलग जगह आपको डॉट डॉट यहाँ पर बता रखे हैं ये वाला, ठीक है, बहुत अच्छे से देखोगे तो आपको मिल जाएगा, छोटे छोटे डॉट इसके अंदर बता रखे। जो सूक्ष्म जीव या दूसरे प्रतिजन लसिका और उत्तक तरल में आ जाते हैं, लसिका ग्रंथियां उन्हें फांस लेती है। लसिका जो है फांस लेती है, उसके बाद में लसिका ग्रंथियों में फंसे प्रतिजन वहां मौजूद लसिकाणुओं के सक्रियण और प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी है। प्रमुख पथों जैसे श्वसन, रेस्पिरेटरी पैसेज, डाइजेस्टिव पैसेज और रिप्रोडक्टिव पैसेज जो वहां के आस्तर के भीतर लसिकाभ उत्तक होते हैं। क्या होता है लसिकाभ, पाचन तंत्र में आप चलो, श्वसन तंत्र में आप चलो, ठीक है, और जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसके अंदर आप चलेंगे तो वहां जो ये लाइन है ना यहाँ इस पर क्या होता है, इस लाइन पर इस पर आपके लसिका जो है लिम्फोइड टिश्यू होते हैं जिसे अपन कहते हैं माल्ट। क्या कहते हैं माल्ट, हिंदी में कहते हैं श्लेष्मा संबंध लसिका उत्तक, इंग्लिश में माल्ट जो है उसका मतलब समझिएगा। एम का मतलब होता है म्यूकोसा, म्यूकोसा का जो लेयर होती है वो। ए का मतलब होता है एसोसिएटेड मतलब म्यूकोसा से जुड़ा हुआ है। एल का मतलब लिम्फोइड और टी का मतलब होता है टिश्यू, म्यूकोसा से जो जुड़ा हुआ जो लिम्फोइड या लसिका उत्तक है वो होता है माल्ट, और इन इन जगहों पे होता है टिश्यू, गलत लिखा है टिश्यू। ये मानव शरीर के लसिका उत्तक का लगभग कितना है 50% है, कितना 50%, लसिका उत्तक जो उसका 50% यहाँ पर आपको मिल रहा है, ठीक है, क्लियर है।
तो आज के सेशन में अपन इतना ही करते हैं। नेक्स्ट सेशन में जब अपन मिलेंगे तो एड्स जो टॉपिक है वो अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उम्मीद मैं करता हूँ आपको समझ में आया है जितना मैंने समझाया है। अब इसके बाद में आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, फिर भी कोई डाउट रहता है, वैसा तो नहीं रहेगा, रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछिए, ऐसा नहीं लग रहे हैं डाउट पूछने के। और डाउट की पिक्चर भेजनी है तो जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, इस आईडी पर इंस्टाग्राम पर आप सर्च करेंगे इस नाम को तो मैं आपको मिल जाऊंगा, अच्छी सी फोटो मैंने लगा रखी है, वहां आप अपने डाउट की पिक्चर भेज सकते हैं, डाउट मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।